श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इकाई 3 भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, जातिवाद व सांप्रदायिकता, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। पहले जातिवाद। जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद जातिवाद समाप्त नहीं हुआ। वोट राजनीति ने जातिवाद को और ज़्यादा बढ़ाया है। दूसरी ओर जातियाँ लोकतांत्रिक राजनीति में सहभागिता की संरचनात्मक युक्ति बन गई है, जिनके माध्यम से अब तक अधिकारहीन रहे तबकों या वर्गों को भी राजनीति में सहभागिता या प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सकता है। जाति व जातिवाद का स्वरूप। नेचर ऑफ कास्ट एंड कास्टिज्म। भारत में जाति चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन समय की तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव या आरंभ हुआ, जो कर्म व व्यवसाय, कार्य या व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। बहुजातीय विविधतापूर्ण समाज के व्यवस्थित समन्वय व नियमन के लिए वर्ण व्यवस्था तत्कालिक सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल मानी गई थी। कालांतर में विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था विकृत या खराब होकर जाति व्यवस्था में बदल गई। इसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने से यह भेदभावपूर्ण व विखंडनकारी प्रवृत्ति पहले जाति प्रथा और आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में विकसित हुई, जिसने भारत की एकता व अखंडता को गंभीर चुनौती प्रदान की है। अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए इसे विभेदकारी अंतर करना, सामाजिक व्यवस्था का अपने निहित स्वार्थों के प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उन्होंने इसका औपनिवेशिक हित में फ़ायदा उठाने का प्रयत्न किया, इसे और अधिक भड़काया। अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। इसी मुद्दे पर गांधी जी व अम्बेडकर के बीच पुनः पैक्ट हुआ, जिसमें इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व की सुव्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था स्वीकार की गई थी। अम्बेडकर ने पृथक या अलग निर्वाचन का आग्रह छोड़ दिया। पृथक निर्वाचन का उद्देश्य भारत में तथाकथित उच्च व निम्न जातियों में फूट पैदा करना था, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं महान नेता अम्बेडकर दोनों ने समझा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राजनीति का आधुनिक स्वरूप विकसित हुआ। ऐसा माना जाने लगा कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात जातिवाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इस धारणा के विपरीत स्वतंत्र भारत ने न केवल समाज में ही वरन राजनीति में भी उग्र रूप प्रवेश कर लिया। स्वतंत्रता के बाद भी जातिवाद ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। के.एन. मेनन का निष्कर्ष सही है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि जाति के लिए राजनीति का महत्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में ने जातिवाद की भावनाओं को और ज़्यादा उभारने का प्रयास किया। वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतकर या सत्ता पर कब्जा करने की राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा को सदैव बढ़ावा दिया है। वर्तमान में जातिवाद ने न केवल यहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है, अपितु राजनीति को भी सर्वाधिक प्रभावित किया है। अब है जातिवाद का अर्थ। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी विशेषता होती है, जिसकी परिधि या क्षेत्र में वैवाहिक संबंध करते हैं, जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति एक बंध वर्ग है। परंपरागत रूप से जाति के सदस्य किसी एक पेशे से जुड़े हुए होते हैं। पिता का पेशा बेटा अपनाता है तथा आपस में ही शादी विवाह करते हैं।
होते थे। जाति मूलतः हिंदू समाज की विशेषता है, किंतु अब इसका विस्तार मुस्लिम और ईसाई समाजों में भी हो गया है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। जाति भारतीय राजनीति में कई प्रकार की भूमिकाएं अदा करती है। भारतीय राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका को निम्न रूपों में देख सकते हैं। पहला, निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। भारत में जाति पर आधारित संगठित संगठन शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयत्न करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अन्य जनजाति के संगठन प्राप्त करने अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा को बढ़ाना चाहती है। जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रही है। कुछ अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल कराने हेतु प्रयत्नशील है। अपनी मांगों को मनवाने हेतु वे विभिन्न प्रकार से शासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा, राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का चयन करते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर निर्णय करता है। जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य या अधिकता हो, वहां उस जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास किया जाता है। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार दो दलों द्वारा चयन करने के बाद तीसरा दल क्षेत्र के दूसरे नंबर पर आने वाली जाति के उम्मीदवारों को उतारती है, ताकि पहले दो के वोट बंटने पर तीसरे को फायदा मिले। राजनीतिक दल आंतरिक संगठनात्मक चुनावों एवं नियुक्तियों में भी जाति समीकरण को ध्यान में रखती है। तीसरा, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार। भारत में मतदान व्यवहार में जातिगत भावना प्रबल रूप से कार्य करती है तथा सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का प्रयास करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी हो रहता है। अगला, मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्माण करते समय भी जाति संतुलन का विशेष ध्यान रखता है। संघ शासन से लेकर प्रांत शासन, राज्य सरकार, यहाँ तक कि स्थानीय शासन तक दायित्व प्रदान करते समय जातिगत लाभ हानि का ध्यान रखा जाता है। कई बार केंद्र एवं प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व के कम होने की आलोचना होती रहती है। अगला बिंदु, जातिगत दबाव समूह। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने एवं जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णयों को रोकने या बदलने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन आरक्षण बनाए रखने हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते रहते हैं। मेयर के अनुसार जातीय संगठन राजनीतिक समूह के दबाव के रूप में प्रवृत्त हुए हैं। अगला बिंदु, जाति एवं प्रशासन। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी 27% आरक्षण दिया गया है। माना जाता है कि भारत में एक स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र की प्रधान एवं संगठित जातियों के नेताओं से जातियों के आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है। जाति के आधार पर ही आरक्षण की मांग की जा रही है। वर्तमान में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में विभिन्न जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अगला बिंदु, राज्य राजनीति में जाति। अखिल भारतीय राजनीति के बजाय राज्य की राजनीति में जाति की सक्रिय भूमिका रहती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान,
आदि की राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत संगति किया नहीं जा सकता। अगला बिंदु, चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनाव के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य है उसमें उसी जाति के नेता बड़े नेता का चुनाव प्रचार हेतु भेजने का प्रयत्न करते हैं। अगला बिंदु, जाति के आधार पर राजनीतिक अभियानों का उदय। जो लोग जातीय संगठन में उच्च पदों पर पहुंच गए हैं वही राजनीति में भी अच्छा स्थान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे लोग राजनीति में चाहे खुलकर जातिवाद का सहारा न लें फिर भी वे अपनी पृष्ठभूमि को नहीं भूलते, अपने जातीय हितों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैरवी करते हैं। अगला बिंदु है जातिगत राजनीतिक विशेषता। इसका अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे। थैंक यू।